आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए डिसकंटिन्यूएशन जो डिसीजन है वो किस तरह के होते हैं। जब भी कोई बिजनेस डिसीजन करता है टू डिसकंटिन्यू द एक्टिविटी विच इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर द एक्सपेंसेस, यानी कि जब भी कोई बिजनेस ऐसा फैसला करता है कि उसकी कोई भी एक्टिविटी है वो सफिशिएंट फंड यानी कि अच्छे खासे पैसे नहीं जनरेट कर रही, किसके लिए? अपने ही एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि अपने एक्सपेंसेस को ही वो पूरा जब नहीं कर रही कोई एक्टिविटी, तो बिजनेस ये फैसला करता है, डिसीजन करता है कि वो जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर दे, यानी कि उसको ख़त्म कर दे। जिस तरह डिसकंटिन्यूएशन का उर्दू में भी मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, तो वो उसको ख़त्म कर देता है किसी भी एक्टिविटी को। तो बिजनेस के लिए एक्टिविटीज़ क्या होंगे? बिजनेस के लिए एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस किस किस्म का है, ये उसके ऊपर मुनहसर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने लिखी हैं कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि ये एक्टिविटी कोई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यानी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा था, उसमें से कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो अपने ही खर्चे पूरे नहीं कर रही, तो बिजनेस को वो प्रॉफिट ऑब्वियस ही बात है कि नहीं करके दे रही, तो बिजनेस उसके बारे में डिसकंटिन्यूएशन या उसको ख़त्म करने का सोच सकता है। अगर बिजनेस के बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जिस तरह बिजनेस टू बिजनेस डील्स होती हैं, तो बिजनेस ये भी कह सकता है कि जो मैं फलाने बिजनेस के साथ बिजनेस कर रही हूँ यानी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ, उससे जो मुझे फायदा हो रहा है वो अपने ही मेरे एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उस बिजनेस को करने के लिए वही पूरे नहीं कर रहा, तो वो उस कस्टमर से भी माजरत कर लेता है। इसके अलावा अगर किसी बिजनेस ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यानी मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर अपने फ्रेंचाइज लेट्स सपोज खोले हुए हैं, यहाँ पे अगर हम लोकेशन के लिए एग्जांपल लें बाटा या सर्विस की, तो उनके मुख्तलिफ जगह के ऊपर ऑफशोर्स होते हैं यानी शोरूम्स टाइप चीज़ होती हैं जो उन्होंने रखे होते हैं, आउटलेट्स जिनको हम बोलते हैं। अगर किसी भी जगह का आउटलेट उस सर्विस कंपनी है या जो बाटा कंपनी है उसके अपने ही उस आउटलेट के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर रहा, तो वो ये फैसला करने के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि वो उस लोकेशन को बंद कर दे यानी उसको डिसकंटिन्यू कर दे। जब भी डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन की बात हो रही होगी तो इस फैसले को करने के लिए कि उसको अपनी एक्टिविटी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं, उसके लिए हमेशा जो है वो प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे रेलिवेंट कॉस्टिंग के। जिस तरह हमने पिछले वीडियोस के अंदर रेलिवेंट कॉस्टिंग के बारे में डिटेल में देखा था कि ये क्या होती है, उसी तमाम चीज़ों को उन्हीं को देखा जाएगा रेलिवेंट कॉस्टिंग को, और फिर हम देखेंगे कि इस एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। यानी कि जो हमारा सर्विस वाला स्टोर था वो ये देखेगा कि अपनी रेलिवेंट कॉस्ट देखेगा उस स्टोर की, और उस रेलिवेंट कॉस्ट को सामने रखते हुए फिर फैसला करेगा कि वो इसको बंद करता है या उसको जारी रखता है। डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन करने के लिए सबसे पहला जो काम किया जाता है वो ये होता है कि द फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट एन इनकम स्टेटमेंट ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स। यानी कि यहाँ पे हमने बात की थी सेगमेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, कस्टमर भी और लोकेशन भी हो सकती हैं, इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, साबुन भी, सर्फ भी, इसके साथ शैम्पू वगैरह भी बना रही है, तो वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाएगी। इसी तरीके से अगर उसके मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं तो उनके लिए अलग बनेगी कि कस्टमर ए बी सी उनसे उसको कितने रेवेन्यूज एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और लोकेशन से अगर तो वो ये भी देखेगी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, या इसके अलावा अगर इंटरनेशनली वो काम कर रही है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब के अंदर उसको कितना इनकम स्टेटमेंट उनके लिए वो बनाएगा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, रेवेन्यूज, कॉस्ट और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब कि इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी समरी होती है जो बिजनेस को बताती है कि कितना नुकसान या कितना उसको फायदा यानी प्रॉफिट और लॉस हुआ है। लेकिन ये जो हम बनाएंगे वो हर एक सेगमेंट के लिए बताएंगे। जिस तरह पहले मैं बात कर चुका हूं कि सेगमेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट, कस्टमर, लोकेशन। अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जब हम डिसकंटिन्यू डिसीजन कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूएशन का डिसीजन कर रहे हैं, तो उसके लिए जब भी इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो वो हमेशा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनेगी। अब ये क्यों बनेगी? हमने आगे लिख दिया है कि टू सेपरेट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट, ताकि हमें यह पता चल सके कि हर एक सेगमेंट की यानी प्रोडक्ट, कस्टमर, लोकेशन जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारे पास टोटल में कितनी है और अलग से हमारे पास हर एक सेगमेंट के लिए कितनी कितनी आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट होगी तो हमें प्रॉफिट और लॉस तो पता चल ही रहा होगा, लेकिन हमें उनकी वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अलग पता चल रही होगी। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो अमाउंट ऑफ
या नंबर ऑफ यूनिट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो एक रेलिवेंट रेंज के लिए हमेशा फिक्स रहती है, यानी कि आप चाहे जितने मर्जी यूनिट्स बनाए वो चेंज नहीं होगी टोटल के अंदर। अब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट है, इसका हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया है और उसका हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बनाती है। जिस तरह हमने सेगमेंट्स की बात की थी तो तोड़ देते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको प्रोडक्ट्स के अंदर तोड़ दिया, ए और बी के अंदर। तो यहाँ पे हम से देख सकते हैं कि सेल्स हमें दी हुई है, यहाँ पे टोटल सेल्स है इस कंपनी की, लेकिन प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी से जो कमा रही है वो हमने अलग अलग यहाँ पे लिख ली है। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट भी हर एक प्रोडक्ट की, और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास यहाँ आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसने सेल्स करने के लिए जो खर्चे किए हैं, यानी वेरिएबल कॉस्ट जो किए हैं इस सेल्स के लिए, क्या वो सेल्स पूरी कर रही हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को या कि नहीं। इसी तरीके से हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है कि डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। यानी डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे इससे ये लिया गया है कि जी प्रोडक्ट ए के लिए सिर्फ कितनी और प्रोडक्ट बी के लिए सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो रही है। कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट के एक पूरी कंपनी के लिए कितनी हुई है, और प्रोडक्ट बी के ऊपर ये चार्ज की गई कॉस्ट है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास इन दो की आ गई और नेट इनकम हमारे पास आ गई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो प्रोडक्ट ए के लिए वो तो 85,000 का है, लेकिन नेट इनकम इसकी 38,000 बता रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक बंदा होगा वो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट को नहीं देख रहा होगा, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, कहेगा कि प्रोडक्ट ए को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन के लिए हमेशा रेलेवेंट कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है, तो इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सिंपली ये देख लेते हैं कि ये इसको प्रोडक्ट ए को ख़त्म क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये जो है अपनी कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है वो पॉजिटिव में इसकी आ रही है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो इसके प्रोडक्ट ए के ऊपर लग रही है उससे ज़्यादा वो उसको कमा के दे रहा है। अब ये जो इसके अंदर 38,000 का माइनस में आ रहा है, ये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आ रहा है। अब उसको हम क्वेश्चन के अंदर जब डिटेल हमारे पास होगी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे देखेंगे इसको किस तरीके से लिया जाता है। प्रोडक्ट भी इसी तरीके से है, वो हमारे पास नेट इनकम आ रहा है। तो इस तरह अगर हम टोटल देखें तो ये 4,000 रुपीज़ का लॉस है, जिसमें 34,000 प्रॉफिट है, लेकिन 38,000 का लॉस है, तो नेट होकर हमारे पास 4,000 रुपये का नुकसान आ रहा है। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की है डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन की।